हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग इस वीडियो में हाई स्कूल के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं और आपके क्वेश्चन पेपर में अनिवार्य रूप से इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, और ये जो आपका चैप्टर है जिसका हम इस वीडियो में स्टडी करेंगे वह है पंक्चुएशन। ओके, तो आइए हम पहले पंक्चुएशन की डिफिनीशन समझते हैं। बच्चों आप देखिए, इसमें बहुत अच्छे से लिखा हुआ है, आप इसका नोट भी बना सकते हैं। ओके, यानी लिखते समय उचित विराम चिन्हों यानी मार्क्स, स्टॉप्स, पॉइंट्स के प्रयोग करने को हम पंक्चुएशन कहते हैं। ओके, यानी पंक्चुएशन मीन्स द राइट यूज ऑफ पुटिंग इन पॉइंट्स और स्टॉप्स इन राइटिंग। यानी जो मार्क्स हैं, चाहे कामा हो या फुल स्टॉप हो या डबल इनवर्टेड कामाज हो या सिंगल कामाज हो या साइन ऑफ इंटरोगेशन हो या एक्सक्लेमेटरी चिन्ह हो, इन सभी का प्रयोग करके वाक्य को सही सही लिखना ही आपका पंक्चुएशन कहलाता है। और आपके पेपर में निश्चित रूप से इससे क्वेश्चन आता है और यदि आप इस वीडियो को देखेंगे तो आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को हल कर सकेंगे। ओके, तो आइए यहाँ हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे आप देखिए कि किस तरह से अशुद्ध वाक्य को आप शुद्ध करके लिखेंगे। देखिए, द किंग सेड द बॉय इज वेरी नॉटी। यहाँ पर सिंगल कामा प्रयोग किया गया है, यहाँ पर डबल इनवर्टेड कामा में इसको लिख के डबल इनवर्टेड कामा के बाद में फुल स्टॉप लगा दिया गया है। इसी तरह से आपका नेक्स्ट एग्जाम्पल है। ओके, अब हिंदी में इसका अर्थ भी लिखा हुआ है। राजा ने कहा लड़का बहुत शैतान है। ठीक, दूसरे का भी अर्थ इसी तरह है, लड़के ने कहा राजा बहुत शैतान है। और बच्चों अगर आप हाई स्कूल में हैं, हाई स्कूल मीन्स 9th क्लास और आपका 10th क्लास, तो हाई स्कूल की परीक्षा में निम्नलिखित विराम चिन्हों का प्रयोग आपसे पूछा जाएगा। यानी आपको फुल स्टॉप का प्रयोग, कामा का प्रयोग, नोट ऑफ इंटरोगेशन, इन्वर्टेड कामाज, एपोस्ट्रॉफी और कैपिटल लेटर्स का प्रयोग ही पंक्चुएशन के अंतर्गत पढ़ना है। ओके, तो आइए सबसे पहले हम फुल स्टॉप का स्टडी करते हैं। ओके बच्चों, फुल स्टॉप या पीरियड आप इसे इंग्लिश में कहते हैं और फुल स्टॉप का मतलब होता है पूर्ण विराम यानी पूर्ण रूप से रुकना। फुल स्टॉप का प्रयोग हम कब करते हैं? जब वाक्य में मुझे सबसे अधिक रुकना पड़ता है। ओके, यानी और फुल स्टॉप का प्रयोग हम निम्नलिखित स्थानों पर करते हैं। ओके बच्चों, यानी असर्टिव सेंटेंस में, असर्टिव सेंटेंस को बच्चों हम साधारण वाक्य कहते हैं। ओके, ये आपका असर्टिव सेंटेंस अफर्मेटिव होता है, यानी अफर्मेटिव सेंटेंस और निगेटिव, इसमें दो आते हैं। यानी वाक्य के अंत में जब हम फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। ओके, देखिए, आई सा ए लाइन इन द फॉरेस्ट, ये असर्टिव सेंटेंस है और आपका अफर्मेटिव में है। इसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है द बर्ड्स आर सिंगिंग, और यहाँ पर थर्ड देखें बच्चों, स्टॉप हियर, यहाँ रुकिए और स्टैंड अप, खड़े हो जाइए। ये देखिए बच्चों, ये आपका इम्परेटिव सेंटेंस है, यानी असर्टिव सेंटेंस और इम्परेटिव सेंटेंस के अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों संक्षिप्त रूप वाले शब्दों जिनको एब्रीविएशंस कहा जाता है के अंत पर भी हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं। जैसे यहाँ देखें बच्चों, MLA मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली, एम के बाद फुल स्टॉप, एल के बाद और ए के बाद। इसी तरह से MA, ओके, MA, BA, LLB या डॉक्टर, जो ये संक्षिप्त रूप वाले शब्द हैं, ओके, इनके अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग किया जाता है। ओके, तो फुल स्टॉप का प्रयोग केवल इतनी जगहों पर करते हैं। अब आगे हम पढ़ते हैं बच्चों कामा का प्रयोग। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, पॉइंट आपको यहाँ जानना है। कामा, कामा को हम कहते हैं अल्प विराम, यानी पूर्ण विराम से कम विराम का होता है। ये जो कामा है आपका, ये पंक्चुएशन का सबसे महत्वपूर्ण अंग है बच्चों, और इसलिए इनका प्रयोग भी अधिक महत्व रखता है। इसके प्रयोग पर विशेष ध्यान आपको चाहिए, यानी इसका जब आप प्रयोग करें तब आपको बहुत ध्यान देने की ज़रूरत है।
तो आइए हम पढ़ते हैं कि कामा का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं। ओके बच्चों, तो पहला है बच्चों जहाँ प्रयोग करते हैं नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस का मतलब बच्चों जब किसी संज्ञा, नॉमिनेटिव माने संज्ञा या यू कैन से सब्जेक्ट, जब किसी सब्जेक्ट को हम एड्रेस करते हैं, एड्रेस का मतलब होता है बच्चों संबोधित, यानी जब किसी सब्जेक्ट को या किसी नाउन को हम संबोधित करते हैं तब इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए मोहन कम टू मी, अब यहाँ मोहन को इसमें संबोधित किया गया है। दूसरा वाक्य देखें बच्चों, इसमें बॉयज, फिर आपका विराम लगा है, सिट डाउन, लड़कों बैठ जाइए, तो यहाँ लड़कों को संबोधित किया गया। इसी तरह सीता को तीसरे सेंटेंस में सीता डू योर वर्क, राम गो होम, राम घर जाओ, इसमें राम, सीता, बॉयज, मोहन को संबोधित किया गया है, इसलिए नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस है और नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस के बाद में कामा लगता है। इसी तरह से बी देखें बच्चों, यह है नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस, ये बिल्कुल नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस ऊपर ही की तरह है। ओके, यानी वाक्य के अंत में प्रयुक्त हो तो उससे पूर्व कामा का प्रयोग करते हैं। यानी अगर नॉमिनेटिव एड्रेस ऑफ एड्रेस वाक्य के अंत में लगा है तो उसके पहले आप कामा लगाइए। जैसे देखिए मोहन के पहले लगा है और दूसरे वाक्य में राम के पहले लगा है, जबकि इसके पहले जो मैंने देखा था इसमें जो नाउन है वो पहले लगा था, तब यहाँ नाउन के बाद में कामा लगा गया। और दूसरा जो काइंड है इसमें हमारा जो नाउन है वह बाद में है, इसलिए इसके पहले लगाया गया। ओके, नेक्स्ट देखें बच्चों, थर्ड सी देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज। नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज, ये देखिए बच्चों मैंने नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज से संबंधित वीडियो अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप उसको अलग फ्रेश से देख सकते हैं। ओके बच्चों, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट फ्रेज का मतलब होता है स्वतंत्रकर्ता। ओके, इसको हम कहते हैं स्वतंत्रकर्ता, और स्वतंत्रकर्ता उसको कहते हैं कि जिसके अनुसार वाक्य की वर्ब यूज नहीं की जाती है। ओके, और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग बच्चों विशेषकर करते हैं दो या दो से अधिक वाक्यों को जोड़कर जब हम एक सिंपल सेंटेंस बनाते हैं। ओके, जैसे डे डार्निंग बी रोज, डे डार्निंग बी रोज, यहाँ डार्निंग आपका पार्टिसिपल भी है और नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट भी है, और इसके बाद में हमने कामा लगाया है। ओके, इसी तरह सेकंड देखिए बहुत ही सरल है, द वर्क हैविंग बीन फिनिश्ड, यानी कार्य के समाप्त हो जाने पर बी वेंट होम, हम घर गए। बच्चों ये जो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट है जिसको हम असीमित या स्वतंत्रकर्ता कहते हैं, इस स्वतंत्रकर्ता का प्रयोग हम विशेष करके जब दो या दो से अधिक वाक्य को जोड़ेंगे तब करेंगे। ओके, और ऐसे जो दो वाक्य होंगे जिनका सब्जेक्ट भिन्न भिन्न होगा, जैसे इसमें द वर्क है और इसमें बी है। ओके, ये जब आप मेरा सिंटैक्स और सिंथेसिस से संबंधित वीडियो देखेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डी देखिए बच्चों, केस इन अपोजिशन। केस इन अपोजिशन को कहते हैं बच्चों जिसकी हिंदी होती है समानाधिकरण। ओके, इसको समानाधिकरण कहते हैं, और इसका जो लिखने का तरीका होता है उसको साइड बाय साइड हम कहते हैं, साइड बाय साइड, यानी जो नॉमिनेटिव केस इन अपोजिशन होता है बच्चों, इसी केस इन अपोजिशन को हम फ्रेज इन अपोजिशन कहते हैं। और इस फ्रेज इन अपोजिशन क्या होता है, अपने पहले आए हुए नाउन को वह एक्सप्लेन करता है और यह ठीक उसी के बगल में रहता है, यानी और इसके पहले और इसके बाद में कामा का प्रयोग किया जाता है। जैसे देखें बच्चों, इंदिरा गांधी आवर प्राइम मिनिस्टर वाज शॉट डेड ऑन 31 अक्टूबर 1984। तो इस वाक्य में बच्चों इंदिरा गांधी कहें या आवर प्राइम मिनिस्टर कहें, यानी जो इंदिरा गांधी की व्याख्या जो फ्रेज है यानी केस इन अपोजिशन है ये कर रहा है, तो आपका आवर प्राइम मिनिस्टर ये केस इन अपोजिशन है
और इसके पहले और बाद में कामा का प्रयोग किया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट है बच्चों, आप देखिए पार्टिसिपियल फ्रेज को वाक्य से पृथक करने के लिए कामा का प्रयोग करते हैं। बच्चों जो आपका पार्टिसिपियल होता है ये पार्टिसिपल से बनता है। ओके, पार्टिसिपल का ही एडजेक्टिव फॉर्म पार्टिसिपियल है और पार्टिसिपल से संबंधित वीडियो भी मैंने अपलोड कर रखा है। तो पार्टिसिपल बच्चों आपके 3 प्रकार के होते हैं। ओके, जिसमें एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा परफेक्ट यानी आपका पास्ट पार्टिसिपल और थर्ड होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। तो जब इन पार्टिसिपल्स को मुझे अन्य वाक्य से अलग करना होता है तो कामा लगा करके हम अलग करते हैं। जैसे सीइंग द लायन यानी शेर को देखकर आई रैन अवे, मैं दौड़ गया। तो बच्चों इसमें सीइंग द लायन आपका पार्टिसिपियल फ्रेज है। इसी तरह से नेक्स्ट हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना कार्य समाप्त कर चुकने पर वह घर गया। तो इसमें हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क आपका पार्टिसिपियल फ्रेज है। नेक्स्ट है बच्चों क्लाज को पृथक करने के लिए। ओके बच्चों, तो बच्चों पहले आप क्लाज जाने, क्लाज क्या है। ओके, क्लाज की हिंदी होती है बच्चों उपवाक्य। और उपवाक्य कब होता है, जब एक वाक्य में दूसरा वाक्य जोड़ा जाता है तो प्रत्येक वाक्य आपका क्लाज कहलाने लगता है। ओके, तो यहाँ पर आप देखिए ये 2 वाक्य हैं, इफ यू कम आई शैल हेल्प यू, यदि आप आओगे तो मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो देखिए ये एक क्लाज ये है और दूसरा क्लाज ये है। तो इन क्लाज को पृथक माने अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। इसी तरह से नेक्स्ट सेंटेंस है बी बीप, बी लाफ, बी पास अवे, यानी इसमें 3 सेंटेंस है बच्चों। यानी सिंथेसिस, जब वाक्यों को हम जोड़ते हैं तब जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, विशेष करके जब वाक्यों को पृथक करना होता है। ओके, जैसे बी बीप एक सेंटेंस है, बी लाफ एक सेंटेंस है, बी पास अवे। नेक्स्ट है बच्चों एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच के शब्दों को अलग करने के लिए। एक ही पार्ट्स ऑफ स्पीच बच्चों हम जानते हैं नाउन से नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, इस प्रकार से कुल 8 आपके पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। और जब एक ही तरह के पार्ट्स ऑफ स्पीच हों उनको आपको अलग करना होता है तब आप कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए यहाँ एग्जाम्पल, सुरेश, राजेश एंड दिनेश आर फ्रेंड्स। यहाँ पर बच्चों देखें सुरेश भी नाउन है, राजेश भी नाउन है और दिनेश भी। कई इनको देखिए सुरेश को राजेश से पृथक करने के लिए कामा लगाया गया है। इसी तरह से बच्चों यू, ही एंड आई प्लेड कार्ड्स, इसमें ये सभी प्रोनाउन है बच्चों, ठीक। और देखिए प्रोनाउन को अलग करने के लिए कामा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य को वाक्य से पृथक करने पर। बच्चों जब आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि ये आपका जो डायरेक्ट स्पीच है, ये डायरेक्ट स्पीच का जो ये अंडरलाइंड भाग है ये कहलाता है रिपोर्टिंग वर्ब और डबल इंटेड कामा वाला भाग कहलाता है रिपोर्टेड स्पीच। ओके, तो रिपोर्टेड स्पीच से जब रिपोर्टिंग वर्ब को पृथक करना होता है तो हम इसके बाद में यहाँ कामा लगाते हैं। इसी तरह आप देखिए बच्चों इंदिरा गांधी वाज ए फेमस लीडर, फिर कामा लगाया गया है, सेड द टीचर। ओके बच्चों, और आगे देखिए कि हम कामा का प्रयोग कहाँ करते हैं। ओके, देखिए बच्चों यस या नो के पश्चात कामा का प्रयोग किया जाता है। अगर आपके सेंटेंस में यस या नो लिखा मिलता है तो आप कामा लगा देंगे। ओके, इसी तरह से देखिए बच्चों पत्र, यानी आप जब लेटर लिखते हैं या आप एप्लीकेशन लिखते हैं और उसमें सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन माने अभिवादन करते हैं। अभिवादन में बच्चों अगर फ्रेंड को लिखते हैं तो आप लिखते हैं डियर फ्रेंड, तब यहाँ पर ऐसे कामा लगा देते हैं। या आप प्रिंसिपल को लिखते हैं तो आप लिख देते हैं रेस्पेक्टेड सर, है ना, फिर कामा लगा देते हैं। तो वहाँ पर हम इसका प्रयोग करते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज, जब कॉम्प्लीमेंट्री यानी जब आप लेटर लिख करके कंप्लीट कर लेते हैं तब अंत में लिखते हैं योर्स सिंसियरली या योर अफेक्शनेटली, तब वहाँ पर आप कामा लगाते हैं। और नेक्स्ट बच्चों एंड से जुड़ी हुई जोड़ों को एक दूसरे से पृथक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं।
जैसे किंग एंड बेगर, राजा और भिखारी। अब इससे वाइज एंड फुलिश, देखिए एंड से ये जुड़े हैं दोनों, ये एंड से बेगर और किंग जुड़ा है, वाइज और फुलिश, रिच और पुअर जुड़ा है। इन जोड़ों को अलग करने के लिए एक कामा का प्रयोग किया गया है। ओके, नेक्स्ट है बच्चों एडवर्बियल फ्रेज। एडवर्बियल फ्रेज हम कहते हैं बच्चों क्रिया विशेषण संबंधी वाक्यांश या एडवर्बियल क्लॉज यानी क्रिया विशेषण संबंधी उपवाक, इसको हम उपवाक्य कहते हैं और बच्चों फ्रेज को हम वाक्यांश कहते हैं। इनको अलग करने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे इन केस ऑफ नीड प्लीज़ कम टू मी, अब ये एडवर्बियल फ्रेज है। इन स्पाइट ऑफ सो मैनी इंस्ट्रक्शंस ही डिड द सेम, ये भी बच्चों आपका एडवर्बियल फ्रेज है। और नेक्स्ट है व्हेन आई रीच्ड देयर, यानी जब मैं वहाँ पहुँचा, तो ये बच्चों आपका एडवर्बियल क्लॉज है। बच्चों यहाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि क्लॉज से संबंधित वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। क्लॉज इज जस्ट इक्वल टू बच्चों सेंटेंस, क्लॉज सेंटेंस के ही बराबर होता है, अर्थात इसका अपना सब्जेक्ट और वर्ब होता है। ये सेंटेंस क्लॉज कब कहलाता है? जब एक वाक्य दूसरे वाक्य से जुड़ता है तब कहलाता है। जैसे व्हेन आई रीच देयर एक सेंटेंस है, आई फाउंड नोबॉडी देयर। ओके, नेक्स्ट है इफ यू वर्क हार्ड यू विल पास। ओके, आगे बच्चों हम पढ़ते हैं। देखिए अगला पॉइंट हमारा है लंबे उद्देश्य को वाक्य से पृथक करने के लिए भी इसका प्रयोग करते हैं। जैसे डूइंग सच ए मिसचीफ इन द स्कूल इज नॉट अलाउड, यहाँ पर देखिए ये लंबा वाक्य है और लंबा उद्देश्य है और इसको अलग करने के लिए प्रयोग किया गया है। बच्चों आप जब तिथि यानी डेट को वर्ष से पृथक करते हैं तब आप इसे लिखते हैं। जैसे आई वॉज बॉर्न ऑन जुलाई 2 1972, यानी जो डेट है इस डेट को ईयर यानी वर्ष से पृथक करने के लिए जो हमारा डेट है उसके बाद हम कामा लगाते हैं। इसी तरह से ही गॉट द सर्विस ऑन अप्रैल 5 1980, यहाँ पर देखिए डेट के बाद लगाया गया है। नेक्स्ट है बच्चों वाक्य में नाउन क्लॉज को अलग करने के लिए जब वह वाक्य के प्रारंभ में हो। नाउन क्लॉज कहते हैं बच्चों, यानी क्लॉज बच्चों मैंने आपको बताया कि क्लॉज क्या होता है, इज इक्वल टू ए सेंटेंस होता है। ओके, लेकिन जब ये किसी वाक्य से जुड़ता है तब ये उपवाक्य कहलाने लगता है। और नाउन क्लॉज कहते हैं बच्चों, इसकी हिंदी होती है, इसकी हिंदी होती है संज्ञा उपवाक्य। मतलब ये कंप्लीट जो सेंटेंस है वाक्य में सब नाउन का काम करता है। तो नाउन के विभिन्न कार्य क्या हैं मैंने वीडियो अपलोड कर रखी है, आप देखिए वहाँ पर। दैट ही विल कम, यहाँ तक देखिए कि वह आएगा, ये आपका नाउन क्लॉज इसके बाद लगाया गया है। दैट ही विल सक्सीड, ये भी नाउन क्लॉज है, इसके बाद कामा का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट है बच्चों कॉन्टिन्यूएटिव सेंस में प्रयोग होने वाले रिलेटिव एडवर्ब्स या रिलेटिव प्रोनाउन से पूर्व, यानी जो कॉन्टिन्यूएटिव सेंस का मतलब बच्चों लगातार कोई भाव या अर्थ व्यक्त हो और उसमें कोई रिलेटिव एडवर्ब आया हो या रिलेटिव प्रोनाउन। बच्चों जो रिलेटिव एडवर्ब और रिलेटिव प्रोनाउन विशेष करके क्वेश्चन वर्ड से ही शुरू होते हैं। क्वेश्चन वर्ड का मतलब होता है आपका हु, वेयर, व्हेन, व्हाट वगैरह वगैरह ये सब आता है। ओके, तो इसको पृथक करेंगे, यानी इससे हम पूर्व लगाएंगे। जैसे ही वेंट टू आगरा वेयर आई स्टेड फॉर 4 days, यहाँ पर बच्चों वेयर आई स्टेड फॉर 4 days आपका ये रिलेटिव एडवर्ब है। ओके, इसी तरह से अकबर हु वाज ए मुगल एम्परर बिल्ट द रेड फोर्ट, अब हु वाज ए मुगल एम्परर बच्चों ये रिलेटिव प्रोनाउन है। ओके, तो इस रिलेटिव प्रोनाउन को या रिलेटिव एडवर्ब को पृथक करने के लिए हम कामा का प्रयोग करते हैं। ओके, नेक्स्ट है बच्चों वाक्य में प्रयुक्त एक ही श्रेणी के नाउन क्लॉज को पृथक करने के लिए इसका प्रयोग हम करते हैं। जैसे एक ही श्रेणी के नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज यानी संज्ञा उपवाक्य, और क्लॉज आप समझते हैं बच्चों कि ये पूरा वाक्य होता है। प्लीज टेल मी हु आर यू,
ये बच्चों देखिए, ये आपका एक क्लॉज है। फिर वेयर यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, एंड व्हाट यू वांट, यानी इसमें 3 वाक्य जुड़े हुए हैं, तो 2 को पृथक कर दिया बच्चों, और यहाँ एंड से इसको जोड़ दिया गया है। नेक्स्ट है बच्चों, एक ही क्रिया को बार बार न दोहराकर, यानी एक ही वर्ब क्रिया को बार बार न दोहराना पड़े, इसके लिए भी हम कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे आई गॉट ए पेन, मुझे पेन मिला, रमेश ए बुक, रमेश को एक बुक मिला। अब अगर हम इसमें दोहराते तो लिखते आई गॉट ए पेन, रमेश गॉट ए बुक, तो इसमें मुझे गॉट वर्ब को दोहराना ना पड़े, इसलिए कामा लगा दिया गया है बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, टू एयर इज ह्यूमन, टू फॉरगिव डिवाइन। देखिए, माने गलती मनुष्य होती है और क्षमा करना दैवीय है। इज को बार बार दोहराना नहीं पड़ा, ओके, नहीं तो लिखते टू एयर इज ह्यूमन और टू फॉरगिव इज डिवाइन। इस इज को रिपीट न करना पड़े बच्चों, इसलिए यहाँ पर कामा का प्रयोग किया गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखें बच्चों, कुछ शब्दों या फ्रेज के पहले और बाद में जो वाक्य के अंदर किसी बात पर जोर डालने के लिए प्रयुक्त हों, जैसे आई देयरफॉर कैन नॉट गो देयर, आप एप्लीकेशन भी लिखते हैं आई देयरफॉर रिक्वेस्ट यू, तो बच्चों ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, फ्रेज के पहले और बाद में, ओके, जो ये आपका देयरफॉर क्या है, फ्रेज है, इसके पहले और इसके बाद में कामा का प्रयोग करते हैं। जैसे आई एम, फिर टू टेल यू द ट्रुथ, ये आपका फ्रेज है, इसके पहले और इसके बाद में द का प्रयोग, मानी बच्चों कामा का प्रयोग किया गया है। कुछ चेतावनी है बच्चों, चेतावनी यानी आपको वार्निंग देती है कि ऐसे शब्द जैसे हाउएवर, देयरफॉर, टू टेल यू द ट्रुथ, नेवरदीलेस, डाउटलेस, टू इन शॉर्ट, मोreover, एट लीस्ट, हेंस, ऑफ कोर्स, फाइनली, में, आफ्टर ऑल आदि, ये सभी बच्चों फ्रेजेज हैं। ओके, इनके पहले और इनके बाद कामा का प्रयोग किया जाता है। आइए बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट जो आपको पंक्चुएशन के अंदर पढ़ना है वह है नोट ऑफ इंट्रोगेशन। इंट्रोगेशन को कहते हैं बच्चों प्रश्नवाचक चिन्ह, जिसका मार्क इस तरह होता है बच्चों। इसका प्रयोग हम लोग प्रश्नवाचक वाक्य के अंत में करते हैं। तो प्रश्नवाचक वाक्य आपका बच्चों कुछ क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है, ओके, यानी हु, वेयर, व्हेन, व्हाट, और दूसरा जो काइंड है आपका वह ऑक्सिलरी वर्ब यानी सहायक क्रिया से स्टार्ट होता है। ओके, जैसे देखिए आप यहाँ हु से शुरू है, व्हाट से, और ये इज आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इससे स्टार्ट है। तो प्रश्नवाचक जो चिन्ह है इसका प्रयोग केवल 2 ही जगह करते हैं, एक तो हुआ वर्ड से बनी प्रश्न का वाक्य और दूसरा हेल्पिंग वर्ब से बना वाक्य, यानी केवल इंट्रोगेटिव सेंटेंस में इसका प्रयोग किया जाता है। बच्चों यहाँ कुछ चेतावनी दी गई है, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, यानी ये बताया गया है कि जब प्रश्न पूछा जाए, यानी नाउन क्लॉज कभी कभी होता है कि जो प्रश्नवाचक वाक्य है बच्चों इसको लगाकर हम नाउन क्लॉज बना लेते हैं। तो ऐसे स्थिति में जो प्रश्नवाचक शब्द होते हैं जब प्रश्न पूछा जाता है तो उनको हम कवर कहते हैं, यानी कवर हो जाता है उनका अर्थ, क्यों, कहाँ, कब, कैसे। लेकिन जब रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव के रूप में उनका यूज करेंगे, यानी एडजेक्टिव क्लॉज के रूप में यूज करते हैं, तब उसका जबरन अर्थ देने लगता है वो। और ऐसी स्थिति में हम फुल स्टॉप का प्रयोग करते हैं, ना कि साइन ऑफ इंट्रोगेशन का। जैसे आई डू नॉट नो हु आर यू, मैं नहीं जानता हूँ कि आप कौन हैं। टेल मी वेयर ही वाज, मुझे बताओ जहाँ वो पैदा हुआ था, आप कहाँ की जगह पर, वहाँ। ओके, तो इस तरह का अगर होगा तो वहाँ पर आप केवल फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे। यानी जब प्रश्न पूछा जाए आप वाक्य में हिंदी देख लें, यानी आप अगर कोई अंग्रेजी वाक्य दिया है हिंदी में ट्रांसलेशन कर लें, और अगर आपको लगे कि प्रश्न पूछा जा रहा है तो आप प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग कर दें। नेक्स्ट पॉइंट जो बच्चों हम इसमें पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे एपॉस्ट्रॉफी। एपॉस्ट्रॉफी को कहते हैं हम लोग संबंध सूचक, यानी ये एपॉस्ट्रॉफी
एस विशेष करके ऐसा लगाते हैं। ओके, तो आइए देखते हैं इसका हम लोग प्रयोग कहाँ करते हैं। तो संबंध को सूचित करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे बच्चों, दिस इज मोहन्स वॉच, यानी मोहन्स का मतलब मोहन का, है ना, ये होता है। तो विशेष करके जो सजीव हो और जिसका सेक्स क्लियर हो, सेक्स का मतलब बच्चों यहाँ लिंग क्लियर हो कि मेल है या फीमेल, तो उससे अगर आपको संबंध सूचित करना है तो कामा लगा के एस लगाएंगे। इसी तरह से बॉयज हॉस्टल यानी लड़कों का हॉस्टल। ओके बच्चों, जब एक वचन होता है तो हम उसके ऊपर एपॉस्ट्रोफी का चिन्ह लगा के एस लगा देते हैं, लेकिन अगर यही बहुवचन होता है बच्चों तो हम क्या करते हैं, केवल एपॉस्ट्रोफी लगा देते हैं। अगर बच्चों यो मुझे लिखना होता बॉयज स्कूल यानी लड़कों का स्कूल, अगर ये बहुवचन होता तो हम यस नहीं लगाते, केवल कामा लगा देते। ओके, आइए बच्चों नेक्स्ट अगला पॉइंट जो हम इसमें पढ़ेंगे, कुछ शब्दों को संक्षिप्त बनाने के लिए। जैसे बच्चों देखिए, इट लिखा है तो इट्स मैंने लिख दिया, तो इट के बाद में कामा लगा दिया तो इसका मतलब इट इज़। इसी तरह से डोंट है, देखिए इसमें मुझे ओ को लिखना नहीं पड़ा और कामा लगा दिया। वुडंट है और हैवंट, ये कैन नॉट और वुडंट। ओके, इसी तरह संख्या के अंकों या अक्षरों से बने संक्षिप्त प्रयोगों का बहुवचन बनाने के लिए, जो नंबर से यानी गिनती से बने हैं उनको अगर बहुवचन बनाना है तो हमें 7 के बाद में यस लिख दिया, और 2 है तो 2 के बाद में यस लगा दिया। ओके, इसको बहुवचन बनाने के लिए हम इसका कामा लगा के इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एम ए है तो एम एस कर दिया बच्चों। ओके, तो संख्या के अंकों या अक्षरों से बने संक्षिप्त प्रयोगों या एब्रीविएशन का बहुवचन बनाने के लिए हम इसका प्रयोग करते हैं। जैसे एमएलएज तो कामा लगा करके एस लगाएंगे हम इसमें बच्चों। जैसे हमें एमएलएज लिखना है बहुवचन में तो हम यूँ नहीं लिख देंगे, ये गलत हो जाएगा। हम क्या करेंगे, यहाँ फुल स्टॉप धरेंगे और ऊपर कामा लगा देंगे। इसका एमएलएज का मतलब बहुत से एमएलए। ओके, अब आइए बच्चों हम पढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है वह है इन्वर्टेड कामास का। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और मोस्टली इसी तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। जो इन्वर्टेड कामास का प्रयोग किसी कही हुई बात को ज्यों का त्यों डायरेक्ट स्पीच में रखने के लिए होता है, यानी किसी की बात को ज्यों का त्यों अगर हम लिखना चाहते हैं या लिखते हैं तो उसको डबल इन्वर्टेड कामा में लिखते हैं। ओके, और जो आपका ये भाग है जिसको हम रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं उसको सिंगल कामा से अलग कर देते हैं, और ये भाग बच्चों आपका रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है। ओके, इसको डबल इन्वर्टेड कामा में करते हैं। इसी तरह से आपका ये एग्जाम्पल है। अब नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और परहैप्स ये लास्ट पॉइंट है आपके इस चैप्टर का। उसमें वो है कि हम कैपिटल लेटर्स का प्रयोग कहाँ करते हैं। बच्चों जब किसी वाक्य को आरंभ करते हैं तब हम लिखते हैं, यानी वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होता है, जैसे आप देखें यहाँ पर। और बच्चों जब आप कोई पोएम लिखते हैं, आप में 4 लाइन की पोएम भी आती है लिखने के लिए, तो जो आपका पोएम होगा उसके प्रत्येक वाक्य का पहला अक्षर कैपिटल होना चाहिए। ओके, जैसे आप यहाँ देख सकते हैं। और बच्चों प्रॉपर नाउन चाहे वाक्य के पहले आए या वाक्य के बीच में आए, ओके, या प्रॉपर एडजेक्टिव हो, उसका पहला अक्षर सदैव कैपिटल होता है। जैसे मोहन, इंडिया, इंडियन, अमेरिकन। ओके, चाहे ये वाक्य के शुरुआत में हो, बिगिनिंग में हो, चाहे वाक्य के मिडिल में हो, चाहे वाक्य के अंत में हो, इनको सदैव हम कैपिटल में ही लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट है अगर भगवान है यानी गॉड, तो उसका नाम का जो शुरुआत का लेटर होगा वो सदैव कैपिटल में होगा। गॉड लिखें, ऑलमाइटी। और बच्चों आई अकेले सर्वनाम होता है। ओके, तो इसको चाहे आप वाक्य आरंभ में लिखिए, चाहे बीच में, चाहे अंत में, सदैव कैपिटल में होगा। जैसे आई एम वर्किंग हार्ड। और बच्चों ये इंटरजेक्शन ओ है जिसमें हम ओ गॉड, जिसमें हम हृदय की हमारी सडन फीलिंग्स व्यक्त होती हैं, विशेष करके एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का प्रयोग करते हैं, तो वो आपका सदैव कैपिटल में ही होता है। ओके बच्चों, और जैसे वर्ष के मास, जैसे महीना, दिन,
के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है बच्चों, चाहे शुरुआत में लिखें वाक्य चाहे अंत में या बीच में। जैसे मई है, अप्रैल है, ट्यूसडे है, मंडे है, इसके शुरुआत का लेटर कैपिटल लेटर में ही होगा। ओके बच्चों। और रिपोर्टेड स्पीच के पहले शब्द का पहला अक्षर, जैसे यहाँ द और या माई, ये देखिए आपका माई फादर हैज़ कम, ये रिपोर्टेड स्पीच है और इसका पहला अक्षर कैपिटल में है और कैपिटल में ही लिखा जाएगा। ओके बच्चों, कुछ यहाँ आपके लिए चेतावनी दी गई है विशेष करके। तो कोटेशन के बीच रिपोर्टिंग वर्ब के आने पर उस क्रिया के पश्चात कोटेशन का पहला अक्षर कैपिटल नहीं होगा। अब यहाँ देखिए बच्चों, ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ये देखिए आपका रिपोर्टेड स्पीच है। सेड ही और इसी के बाद में बट ही इज डिसऑनेस्ट। ओके, यानी ये जो बट ही इज डिसऑनेस्ट इसी वाक्य का ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय का हिस्सा है, लेकिन यह इससे अलग हटकर आया है। ओके, इसीलिए यहाँ पर जो बट है इसके बी को कैपिटल नहीं किया गया है। यानी इसको हम ये भी लिख सकते थे, ही सेड कमांडेड कामा ही इज एन इंटेलिजेंट बॉय बट ही इज डिसऑनेस्ट। ओके, अब बच्चों एब्रीविएशन के लिए प्रयुक्त प्रत्येक अक्षर, एब्रीविएशन संक्षिप्त में जो हम लिखते हैं जैसे MA BA। ओके, जैसे आप हाई स्कूल लिखें तो एच लिखेंगे, एस लिखेंगे कैपिटल में। और अगर किसी का पद है बच्चों, पोस्ट है, तो उसको कैपिटल में लिखते हैं। जैसे पद्म भूषण, इसको उपाधि मिली है। द प्रिंसिपल आप लिखते हैं बच्चों, ये पद है तो इसका पहला अक्षर कैपिटल में ही लिखा जाता है। ओके बच्चों, और इसी तरह से बच्चों अगर किसी पुस्तक का नाम है, ओके, प्रधान नाम शब्दों जो मुख्य नाम है, ओके, उसका पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे द स्टैंडर्ड ग्रामर, द एलिमेंट्री कंपोजिशन। अब बच्चों जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जैसे कांग्रेस, सपा, बसपा, ओके, अगर इन पार्टियों के नाम को हम लिखते हैं तो इनका पहला अक्षर कैपिटल होगा। जैसे कांग्रेस, जनता पार्टी, सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल। देखिए इन राजनीतिक दल हैं और इनके जो नाम हैं उसको अंग्रेजी में लिखेंगे तो पहला अक्षर कैपिटल होगा। इसी तरह से बच्चों किसी कोई भाषा हो या कोई विषय हो तो उसका पहला अक्षर कैपिटल में आप लिखिए। जैसे हिंदी है, इंग्लिश है, ये आपकी भाषा भी है और विषय भी है, मैथमेटिक्स है, फिजिक्स है, विषय है आपका। और अगर बच्चों कोई हिस्टोरिकल जो फैक्ट्स हैं या घटनाएं हैं, इवेंट्स हैं या इंसिडेंट्स हैं, ओके, तो उसका भी आप, या रिवॉल्यूशन है तो उसका पहला अक्षर कैपिटल करें। द रिफॉर्मेशन माने बच्चों ये देखिए धर्म शुद्धि आंदोलन कहा गया। द ब्लड रिवॉल्यूशन बच्चों मतलब रक्तहीन क्रांति होता है, जिसको आप सोशल साइंस में पढ़े भी हो। ओके, तो इसको हम क्या करेंगे, इसका पहला अक्षर कैपिटल में लिखेंगे, चाहे वाक्य बीच में हो चाहे शुरुआत में हो। बच्चों जब बेजानदार चीज़ों को जानदार मान लेते हैं, जानदार का मतलब बच्चों कोई जो बेजानदार चीज़ है उसको हम जानदार बनाने के लिए क्या करते हैं, उसको पर्सनिफाई कर देते हैं, यानी बच्चों उसका हम मानवीकरण कर देते हैं। एक मानवीयकरण अलंकार होता है, यानी उसको हम ऐसे मान लेते हैं जैसे वह जीवित है, तब उसको हम कैपिटल में लिखते हैं। जैसे ओ सॉलिट्यूड वेयर आर दाई चार्म्स, ए शांति, ए अकेलापन, आपका चार्म कहाँ है। तो ओ और सॉलिट्यूड कैपिटल है, इसको मैंने जैसे लिविंग मान लिया है। ओ डेथ द वार क्रीवल, इसको भी मैंने डेथ को जैसे लिविंग मान लिया इसलिए कैपिटल में हो गया है। ओके बच्चों, नेक्स्ट पॉइंट है न्यूज़पेपर है बच्चों, कोई इंस्टीट्यूशंस है, संस्था या जातियों के नाम का पहला अक्षर कैपिटल होता है। जैसे देखिए द हिंदुस्तान टाइम्स, ओके, ये समाचार पत्र है। द टाइम्स ऑफ इंडिया समाचार पत्र है। द हिंदूस हिंदू जात या हिंदू धर्म, या द हिंदूस आपका पत्रिका भी है, पेपर भी है, ओके, कैपिटल में। DS इंटर कॉलेज स्कूल या संस्था का नाम है, कैपिटल लेटर में इसको हम लिखेंगे। ओके बच्चों, और अगर कोई टाइटल है या हेडिंग है तो उसके शब्दों का पहला अक्षर आप बड़े में लिखिए। जैसे कोई ऐतिहासिक बिल्डिंग है द ताजमहल, इसको हम कैपिटल में लिखेंगे। लॉर्ड बुद्धा मैंने लिखा, देखिए ये टाइटल है, हेडिंग है। माई स्कूल, अगर आप कोई टाइटल लिखते हैं, मान लो आपको ऐसे लिखना हुआ, तो आप जब ऐसे लिखेंगे तो ऐसे की जो टाइटल डालेंगे वह कैपिटल लेटर में ही
लिखेंगे। ओके बच्चों, यहाँ पर एक कुछ एक्सरसाइज दिया है जिसको आपको करना है। ओके, इस एक्सरसाइज को आप करिएगा और कर करके आप प्रैक्टिस करिए। जैसे देखिए बच्चों, लखनऊ द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश इज ए हिस्टोरिकल प्लेस। अब यहाँ पर बच्चों ये लखनऊ को वो किया गया है, तो लखनऊ और द कैपिटल ऑफ उत्तर प्रदेश, ये देखिए आपका, ये देखिए फ्रेज इन पोजीशन है बच्चों, यहाँ आप कामा लगाएंगे। इसी तरह से आप पूरा करिएगा। ओके, आपके लिए 15 सेंटेंसेज हैं जिसे आपको करना है। ओके, और बच्चों अगर आप इस चैनल पर नए हों, आपने इसे अभी तक सब्सक्राइब न किया हो, तो आप इसे अवश्य सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू फॉर वाचिंग। आप इस एक्सरसाइज को ज़रूर करेंगे।